हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 36 से लेकर के और 51 तक की बात करी गई है। फंडामेंटल राइट्स के बाद जब सरकार की जिम्मेदारियों को पढ़ा जाता है तो सरकार की जिम्मेदारियों का जो आईना है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीएस की। इसमें हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड तक यानी कि 44 तक पढ़ चुके हैं और आज हम लोगों को चर्चा करनी है 45 के ऊपर। कोशिश मेरी पूरी रहेगी कि आज के इस लेक्चर में हम लोग 45 से लेकर 51 तक पढ़ लें और इस चैप्टर को समाप्त कर दें, ताकि जो बच्चे पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए रिवीजन का थोड़ा सा उनको टाइम मिल जाएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं। आर्टिकल 45, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रन बिटवीन द एज ऑफ 6 to 14। 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान। यह बात 45 में बताई गई है, लेकिन अगर आप 45 को ध्यान से पढ़ें तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना। यहां पे याद करिए राइट टू एजुकेशन की पूरी कहानी मैंने आपको क्या सुनाई। जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात को लेकर के डिस्कशन हुआ कि हमारे देश के बच्चों को शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, तो ये बात मानी तो सबने की होना चाहिए, लेकिन उस समय बजट नहीं था हमारे पास, इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे कि हम स्कूल्स बना सकें, इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबिलिटी भी ठीक तरीके से नहीं थी। तो किया यह गया कि शिक्षा के अधिकार को नीति निर्देशक तत्वों में रखा गया और आने वाली सरकारों के ऊपर ये जिम्मेदारी छोड़ दी गई कि वह भविष्य के लिए राइट टू एजुकेशन की व्यवस्था करें। तो क्या करी गई? बिल्कुल करी गई। इन द ईयर ऑफ 2002 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 86वें संविधान संशोधन के बाद वर्ष 2002 में शिक्षा के अधिकार को मूल अधिकार बना दिया गया। साथ ही साथ मौलिक कर्तव्य भी बनाया गया, जिसका जिक्र हम लोग पीछे कर चुके हैं। मूल अधिकार 21 सब क्लॉज ए में है और मौलिक कर्तव्य 51 के में है। तो ये हो गई कहानी पूरी आर्टिकल नंबर 45 की। आगे है 46। ध्यान रहे 46 से 51 तक के आर्टिकल्स काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहां पे बच्चों में थोड़ा सा एक क्लैश हो जाता है, बच्चे ऊपर नीचे कर जाते हैं, समझ में नहीं आता कि किसमें क्या लिखा हुआ है। तो यहां पे ध्यान से आपको सुनना है। 46, द ड्यूटी ऑफ स्टेट, राज्य का यह दायित्व होगा, सरकार की यह जिम्मेदारी होगी कि वो ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करे जिससे एससी और एसटी कैटेगरी के जो लोग हैं उनकी आर्थिक सहायता हो सके। या आप इंग्लिश में इसको ऐसे लिख सकते हैं आसान भाषा में कि द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंशियल एड टू द एससी एंड एसटी कैंडिडेट्स, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय वर्गों के लिए आर्थिक सहायता के प्रावधान। अब सरकार को अगली जिम्मेदारी क्या दी गई कि इस देश के अंदर जो लोग भी फाइनेंशियली वीक हैं, वैसे तो बहुत लोग फाइनेंशियली वीक हैं, लेकिन अगर वो एससी और एसटी हैं तो एससी एसटीज को तो वैसे ही बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, समाज में अभी उनको बराबरी का अधिकार नहीं है उस जमाने के हिसाब से। चूंकि आजादी के पहले से ही वो चले आ रहे हैं, इसलिए ज्यादा लिटरेसी रेट भी नहीं है, समाज में कई सारी बुराइयों का, कुरीतियों का भी सामना उनको करना ही पड़ता है। तो अगर सरकार उनको थोड़े बहुत पैसे देकर के उनकी मदद कर देगी तो उनका भला हो जाएगा, क्योंकि रिजर्वेशन तो तब मिलेगा ना जब आप रिजर्वेशन वाले प्लेटफॉर्म पे आओगे। 16(4) बिल्कुल सही है अपनी जगह, 16(4) बिल्कुल सही है, 16(4) भी बिल्कुल सही है, लेकिन रिजर्वेशन तब ना मिलेगा जब वहां तक पहुंचोगे। तो वहां तक पहुंचने के लिए आपके आर्थिक उत्थान की आवश्यकता है, इकोनॉमिक एलिवेशन की आवश्यकता है। तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार प्रोवाइड कराए। तो क्या सरकार पैसे देती है एससी एसटी को? नहीं, पैसे नहीं देती है। सरकार ऐसी मदद करती है जिससे उनके पैसे ना लगें, जैसे कि शुल्क निशुल्क। फॉर्म भरते हैं ना, फॉर्म फीस होती है, तो कई सारे फॉर्म्स आप देखते होंगे कि अगर आप एससी एसटी हैं तो कोई फीस नहीं, शुल्क निशुल्क। ये एड है। जब कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएंगे तो वहां पे फीस कम हो जाएगी, जनरल कैटेगरी की फीस ज्यादा होगी, एससी एसटी की कम होगी। ये भी एक मदद ही है, सहायता है। इसी प्रकार से स्कॉलरशिप ज्यादा आती है, जनरल कैटेगरी की हो सकता है आए ही ना, लेकिन अगर आप एससी एसटी हैं तो पक्का आएगी। बड़े से बड़ा कोर्स आपको करना हो, डॉक्टर इंजीनियर बनना हो, फाइनेंस सेक्टर में जाना हो, टीचिंग सेक्टर में जाना हो, तो किसी भी कॉलेज में आप बेझिझक एडमिशन ले सकते हैं, वहां पे स्कॉलरशिप के प्रावधान हैं।
तो ये हुआ आर्टिकल नंबर 46। सबको बात समझ में आ गई? क्या ये आर्टिकल लागू है? 100% लागू है। लेकिन ध्यान रहे, अलग अलग राज्य सरकारों ने अलग अलग हिसाब से भी लागू कर रखा है। कुछ कुछ राज्य ऐसे हैं जो जनजातीय राज्य हैं, जैसे मध्य प्रदेश। भारत में सबसे ज्यादा ट्राइब्स कहां पर रहती हैं? मध्य प्रदेश में रहती हैं। तो यहाँ पे और अच्छी तरीके से लागू है। नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे, वहां पे और अच्छी तरीके से लागू है। यूपी में भी लागू है, लेकिन यहाँ पे जातियां ज्यादा हैं, यहाँ पे जनजातियां कम हैं, तो ये यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग लागू है। ठीक है, चलिए, ये था 46। चलते हैं फटाफट 47 में। नेक्स्ट इज 47। 47 एक बड़ा प्यारा आर्टिकल है जिसमें बताया गया है द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। राज्य की जिम्मेदारी होगी कि वो पोषण के स्तर में सुधार करे और जीवन स्तर को भी बेहतर बनाए। जीवन का स्तर और पोषण को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। इसको आप न्यूट्रिशन कह सकते हैं, रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। और ये हो गया आपका लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफ स्टैंडर्ड। देखिए आप कितने अच्छे देश में रहते हैं जहां पे सरकार इन दो चीजों का भी ध्यान रखती है। अब पोषण का मतलब क्या है? पोषण के मतलब को समझने के लिए सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि कुपोषण किसे कहते हैं। सुनते तो खूब होंगे आप कुपोषण। तो कल्पना करिए, दो बच्चे हैं, दोनों की उम्र है 8 साल। एक बच्चे का वजन है 25 किलो और दूसरे बच्चे का वजन है 125 किलो। अब बताइए इन दोनों बच्चों में से कुपोषित कौन है? किस बच्चे को माल न्यूट्रिशन है? ये दोनों ही बच्चे कुपोषित हैं, क्योंकि कुपोषण का मतलब होता है पोषण का बिगड़ा हुआ स्तर। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी बॉडी में पोषण का स्तर क्या है, तो आप अपना एक बीएमआई करा सकते हैं, बहुत छोटा सा टेस्ट है, या आप अपना कोई हेल्थ चेकअप करा के अपना देख सकते हैं पोषण का स्तर। लेकिन पोषण का स्तर अगर बिगड़ गया, तो अगर आपका वजन आवश्यकता से कम है तो भी आप कुपोषित हैं, और आपका वजन आवश्यकता से अधिक है तो भी आप कुपोषित हैं। तो दोनों ही कैटेगरी में यह कुपोषण है। हालांकि कहावत हमारे देश में इसकी उल्टी चलती है, हष्ट पुष्ट, खाता खेलता, तंदुरुस्त, या माता पिता के हम लोग का ऐसा कुछ योजना, ऐसा कुछ प्लान होता है कि खिलाए रहो, बस जितना मोटा उतना हेल्दी ना, फिर वो कुपोषण की श्रेणी में आ जाएगा। तो सरकार की जिम्मेदारी क्या है कि जो लोग पतले हैं उनको मोटा करे, जो लोग मोटे उनको पतला करे। इसीलिए सरकार लेके आई फिट इंडिया कैंपेन। सबको फिट करेगी सरकार, और हम लोग उसी फिट इंडिया कैंपेन के ध्वजवाहक हैं, झंडा लेके आगे आगे चल रहे हैं, आप सबको फिट करवा देते हैं। इसीलिए अब लिविंग स्टैंडर्ड। लिविंग स्टैंडर्ड में दो बातें आती हैं निकल के। वैसे तो बेसिक नीड्स बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन अभी यहां पे जो दो बातें हैं वो उन बातों में भोजन और घर है। इस समय आप खाना किस लेवल का खाते हैं, और आप अपने घर में, पक्के घर में रहते हैं कि नहीं रहते हैं, या रेंट पे रहते हैं, या घर ही नहीं है, आसमान के नीचे सोते हैं। तो ये लिविंग स्टैंडर्ड भी सरकार आपका बढ़ाएगी। अब वो जमाने गुजर गए जब डेफिनेशन इस तरीके से बता दी जाए कि गांव में जो 1400 कैलोरी खाता है वो अमीर है, शहरों में जो 1400 कैलोरी खाता है वो अमीर है, और गांव में जो 2100 कैलोरी खाता है वो अमीर है। ये कहां से अमीरी हो गई? तो ये सब डेफिनेशंस का जमाना अब चला गया है। तो सरकार आपके लिविंग स्टैंडर्ड को भी मेंटेन करेगी और आपके पोषण के स्तर को भी सुधारेगी। ना ही आपको माल न्यूट्रिशन होने देगी, ना ही आपको ओवर न्यूट्रिशन होने देगी। मोटे हो तो छांटेगी, पतला करेगी, और पतले हो तो आपको फिट करेगी, मोटा नहीं करेगी, फिट करेगी। ठीक है, लेकिन ये सारी चीजें लागू कराने के लिए क्या सरकार को सपना आएगा कि कौन मोटा, कौन पतला, कौन नाटा, कौन लंबा? ऐसा सपना तो नहीं आएगा। सरकार को कुछ ना कुछ डेटा चाहिए होंगे, उन डेटा को एनालाइज किया जाएगा, तब सरकार इस नतीजे पर पहुंचेगी।
तो वो डेटा आते हैं सेंसस, जनगणना से। इसीलिए आप गर्व के साथ कह सकते हैं कि आर्टिकल 47 के आधार पर ही हमारे देश में जनगणना होती है। हर 10 साल में होती है, और जनगणना के ये सब जो डेटा आ जाते हैं, जैसे अभी आप धार्मिक डेटा लिख रहे थे थोड़ी देर पहले, तो इस तरीके के दर्जनों डेटा आते हैं, जिनमें न्यूट्रिशन के भी डेटा होते हैं, जिनमें मोर्टेलिटी रेट भी होता है, जिनमें गर्भवती महिलाओं से संबंधित भी डेटा होते हैं, जिसमें गरीबी अमीरी से संबंधित भी डेटा होते हैं। उन सारे डेटा को सरकार एनालाइज करती है, और एनालाइज करने के बाद पोषण और लिविंग स्टैंडर्ड या लाइफ स्टैंडर्ड के लिए पॉलिसीज बनाती है। तो ये था आर्टिकल नंबर 47। आगे बात समझ में सबको अच्छे से, कोई डाउट तो नहीं है? अब चलते हैं हम लोग 48 की तरफ। आर्टिकल नंबर 48 को लेकर के एक छोटा सा डिस्प्यूट है। पहले वो डिस्प्यूट आप समझ लीजिए, फिर उसके बाद चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी सर्विस सेक्टर का जमाना है, आप किसी टीचर के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास ना करें। गुरु है तो आंख बंद करके विश्वास करें। गुरु गोविंद सिंह कहा करते थे कि शीश कटावे गुरु मिले तो भी सस्ता जान। अगर आपको अपने जीवन में गुरु मिल गया है और उसके बदले सर कटाना पड़े तो वो भी सस्ता है। लेकिन अगर आपको कोई प्रोफेशनली पढ़ा रहा और कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है कि यू पे आई टीच दैट्स इट, तो आप उसको क्रॉस चेक करते रहें। अभी थोड़ी देर पहले जो डिस्प्यूट हुआ उसके बारे में ये बात बताई आपको। तो आर्टिकल 48 भी एक ऐसा ही डिस्प्यूट है। अगर आप पीडीएफ खोलें अपनी, तो पीडीएफ में आपको 2 आर्टिकल मिलेंगे, 48 और 48 सब क्लॉज ए। तो 48 को लेकर के सबसे बेसिक पॉइंट आपको ये याद रखना है। मेन आर्टिकल 48, इसके बाद अमेंडमेंट 48A। जब भी आपसे कहूं अमेंडमेंट, तो प्राइमा फेज आपके दिमाग में इंदिरा गांधी आनी चाहिए। बिल्कुल सही, इंदिरा गांधी का ही अमेंडमेंट है। तो निश्चित तौर पे 42nd ही होगा, निश्चित तौर पे 1976 ही होगा, वो एक अलग चीज है। ये दोनों ही आर्टिकल जो हैं, ये फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट से रिलेटेड हैं, वन एवं पर्यावरण से संबंधित हैं। लेकिन इसकी जो कहानी है वो स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस से शुरू होती है। आप लोग इन्वायरमेंट में पढ़ करके आए हैं कि 1972 में स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई, और वहां पे सारी दुनिया को यह बात बताई गई कि अगर आप अभी भी नहीं सुधरे तो वर्ष 2030 जो है वो चेतावनी वर्ष है, ये धरती डूब जाएगी। लोगों ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि अब हम अपने अपने देशों में जाकर के पर्यावरण को लेकर के कानून बनाएंगे। तो दुनिया भर के देशों में जो इन्वायरमेंटल लॉज बने वो 1972 में ही बने, या उसके बाद भी बने। तो इंडिया में भी जो सबसे अच्छा कानून पर्यावरण को लेकर के है वो 1971 में बना, ड्यू टू द रिजल्ट ऑफ द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस। ये पॉइंट आपको याद रखना है। कानून का नाम क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। आगे चल के 1986 में दूसरा कानून बना जिसको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट कहते हैं, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कहते हैं। तो पर्यावरण से संबंधित ये 2 कानून हमारे देश में है। लेकिन कानून तो तब बनेगा ना जब संविधान में उसकी कहीं ना कहीं व्याख्या होगी। आप याद करिए, मैंने आपको पार्ट नंबर 4 के बेसिक्स में क्या पढ़ाया कि सरकार अपने मन से कानून नहीं बना सकती है। कानून केवल वही बनेगा जो कहां डिस्क्राइब होना चाहिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। तो आइए पहले हम लोग ये समझें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में डिस्क्राइब क्या था। तो डिस्क्राइब जो था निश्चित तौर पे वो 48 में होगा। 48 में लिखा था एनिमल हस्बेंड्री एंड द प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटरिंग, गो हत्या का निषेध एवं पशुपालन। तो ड्यूटी ऑफ स्टेट क्या बन गई, राज्य की जिम्मेदारी क्या बन गई कि सरकार ऐसे कानून बनाए जिससे गो हत्या बंद हो, गाय को ना मारा जाए और पशुपालन को बढ़ावा मिले। यह बात 48 में लिखी हुई है। गाय की इंपॉर्टेंस आपको यहीं से पता चल जाती है कि भारत के संविधान में भी ऐसी व्यवस्था थी, आज भी है।
मैं पीछे कई बार आपको बता चुका हूं कि जब वैदिक काल है उसको दो भागों में डिवाइड किया जाता है। अगर 1000 बीसी 1000 बीसी को हम लोग बेस ईयर मान लें जब लोहे की खोज हुई, डिस्कवरी ऑफ आयरन, तो उसके पीछे का जो समय है उसको कहते थे प्री वैदिक एज, यानी कि 1500 से लगभग 1000 बीसी। और उसके बाद का जो समय है यानी कि 1000 बीसी से लगभग 500 बीसी, उसको कहते थे पोस्ट वैदिक एज। दोनों का बंटवारा कहां से होता है? 1000 बीसी डिस्कवरी ऑफ आयरन से। तो जो प्री वैदिक एज है ना, उस प्री वैदिक कल्चर, उस प्री वैदिक हिस्ट्री का आधार गाय थी। हर चीज गाय। तो गाय की इंपॉर्टेंस नहीं है। ऋग्वेद के अंदर गाय को अघन्य कहा गया। अघन्य का मतलब जिसका वध ना किया जा सके। गो, संस्कृत में शब्द है गो। गो का मतलब गाय, और गो से ही बना गोत्र। आप गाय की संस्कृति का ही गोत्र लिए हुए हैं। गो से ही बना गोप, राजा, गोपुरम, दरवाजा, सब कुछ गाय। और ऋग्वेद कहता है उसको अघन्य, यानी कि जिसका वध ना किया जा सके। तो गाय की इंपॉर्टेंस समझ गए आप। ब्राह्मण कोई कर्मकांड करवाएगा तो उसको दक्षिणा में भी गाय ही मिलती थी। तो वो कल्चर जो है वो हमारे संविधान में भी नजर आता है। और यहां पे स्पष्ट रूप से लिख देते हैं प्रोहिबिशन ऑफ द स्लॉटरिंग ऑफ काउ, गो हत्या का निषेध। लेकिन क्या सरकार गो हत्या को लेकर के कोई कानून बना पाई? कुछ कुछ राज्य सरकारों ने बनाए। अब कोई ऐसी सरकार आ जाए जो गाय को बहुत प्यार करती हो तो वो बना देगी। अब कोई ऐसी सरकार आ जाए जो गाय को प्यार ना करती हो तो वो फिर उसको ढीला कर देगी। तो ये तो इस देश में चलता ही रहेगा। और जब स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई तो सरकार के पास अच्छा मौका था इस कानून को बदलने का, तो सरकार ने इसको क्या कर दिया? नॉट सस्पेंड नहीं किया, अमेंडमेंट ला दिया। और जब भी आप किसी आर्टिकल में अमेंडमेंट ला देते हैं तो इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो मूल अनुच्छेद है वो छुप गया और जो संशोधन है वो बाहर आ गया। यहां पे जो संशोधन है इसको मैं बिल्कुल भी गलत नहीं कहूंगा, ये बहुत अच्छा आर्टिकल है। आज इसी आर्टिकल की जरूरत है हमारे समाज को। लेकिन प्रॉब्लम बस इतनी सी है कि 48A की आड़ में 48 क्यों खो गया, 48A की आड़ में 48 क्यों खो गया? 48A में क्या लिखा गया? अब ये देखिए, वन्य जीव संरक्षण एवं वनों की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य की होगी। प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड द इनकरेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। वन्य जीव, पर्यावरण एवं वनों के संरक्षण की जिम्मेदारी राज्य की होगी। वाइल्ड लाइफ, एनवायरमेंट एंड द प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट। कुछ गलत नहीं है। स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस के ग्लिम्स आपको इसमें दिखती हैं, झलकियां आपको दिखती हैं, सब कुछ ठीक है। लेकिन गोहत्या छुप गई ना गोहत्या। एनिमल हस्बेंड्री छुप गई, पशुपालन छुप गया। आज अगर किसी घर में पशु पला हो तो लोग उसको प्रिमिटिव समझेंगे। अपना बचपन याद करिए आप, हर दूसरे तीसरे घर में गाय भैंस होती थी, बकरियां होती थी, बहुत सामान्य, बहुत आम बात थी। मेरे घर में भी गाय थी बचपन में। लेकिन अभी किसी के घर में गाय पली हो तो आप उसको क्या समझेंगे? गांव से आया है, देहाती है। वो थोड़ा ना गांव से आया देहाती है, तुम शहर में रहने लगे हो। पहले लोगों के घर छोटे होते थे लेकिन दिल बहुत बड़े होते थे। रिश्तेदार कोई आ जाए, चाचा ताऊ का लड़का कोई आ जाए, कैसे मजे से सब सोते थे छत के ऊपर, तारे गिनते थे, रात भर बातें करते थे, सुबह सोते थे और 2 घंटा सोए, सूरज की पहली किरण के साथ निकल गए क्रिकेट खेलने। वो भी समय तो था। आज चाचा ताऊ के लड़के आते हैं, खुशी तो होती है लेकिन 2 घंटे के लिए, और जैसे जैसे शाम ढलने लगती है ये होता है अतिथि तुम कब जाओगे। क्योंकि अब राइट टू प्राइवेसी है, आर्टिकल 21 है आपके पास। हम कमरे में अकेले सोते हैं, बेड नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ, टूथब्रश नहीं शेयर कर सकते किसी के साथ, और बचपन में क्या क्या शेयर किया है सब कुछ पता ही होगा आपको। आज ये स्थिति है, करना भी नहीं चाहिए, इन्फेक्शंस का दौर है। तो पशुपालन को जहां बढ़ावा देना चाहिए था, तो समाज इतना संकीर्ण हो गया है, लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है कि वो आर्टिकल भी छुप गया उसी में। तो अगर कभी कहीं पे ऐसी बात फंसती है, चाहे मुख्य परीक्षा हो,
चाहे डिबेट्स हो, चाहे डिस्कशंस हो, चाहे क्वेश्चंस हो, तो आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे संविधान में ऐसी व्यवस्था है। सरकार की यह जिम्मेदारी आज भी है कि सरकार पशुपालन को बढ़ावा दे और सरकार गो हत्या को निषेध करे, कानून बनाए। लेकिन अफसोस कि इस देश में आज भी कोई ऐसा राष्ट्रीय कानून नहीं है जो गाय की हत्या को निषिद्ध करता हो, गाय की हत्या को अपराध मानता हो। क्लियर? तो ये थी कहानी 48 की। अब चलते हैं 49 की तरफ। फटाफट लिखिए 49, आज हमें यह खत्म करना है। प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। राष्ट्रीय महत्व की चीजों एवं स्मारकों की सुरक्षा राज्य करेगा। राष्ट्रीय महत्व की चीजों एवं स्मारकों की सुरक्षा राज्य करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड द प्लेसेस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। ये सेम बात फंडामेंटल ड्यूटीज में भी लिखी हुई है, मौलिक कर्तव्यों में भी लिखी हुई है। आप ढूंढ करके मुझे बताइएगा कि कहां लिखी हुई है। अब इसका मतलब यह हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हमारे देश में एक ऐसी घटना थी कि इससे ज्यादा लोग एक साथ कभी नहीं मारे गए आधुनिक भारत में। अब पहले की लड़ाइयां तराइन 1 तराइन 2 हटा दीजिए, तो आजाद भारत में या आधुनिक भारत में जलियांवाला बाग में जो 1300-1400 लोग मारे गए, सरकारी डेटा, असल में 3000 से ज्यादा, इतने बल्क में कभी नहीं मरे। तो आज भी वहां पे लोग जाते हैं ना अपना माथा टेकने, और आज भी हम लोग याद करते हैं उन कुर्बानियों को। तो ये जगह कैसी जगह हुई? क्या ये राष्ट्रीय महत्व की जगह हुई कि जब जब आप जलियांवाला बाग जाएंगे तब तक आपको करतार सिंह सराफा याद आएंगे, तब तक आपको भगत सिंह का बचपन याद आएगा, तब तक आपको याद आएगा कि जलियांवाले हत्याकांड से इंस्पायर होकर के कितने लड़के उस समय क्रांतिकारी बन गए थे। तो ये जगह राष्ट्रीय महत्व की है। कुरुक्षेत्र का वो मैदान जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ, जहां पे कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, वो जगह राष्ट्रीय महत्व की है। स्मारकों की बात करें तो चाहे लाल किला हो, चाहे ताजमहल हो, चाहे कुतुब मीनार हो, चाहे चार मीनार हो, चाहे रणथंबोर पैलेस से लेकर चित्तौड़ का दुर्ग से लेकर विजय स्तंभ से लेकर कुछ भी हो, ये सब स्मारकों में आते हैं। तो अब क्या करें, हम लोग बहुत ज्यादा डेवलप हो गए, आधुनिक हो गए, विकसित हो गए, तो इनको तोड़ डालें, इनकी जगह 5 स्टार होटल बना दें? ये तो कोई तर्क नहीं है। तो इनकी हमें सुरक्षा करनी चाहिए, और इनसे हमें हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। लाल किला आज शान से खड़ा है, जो चित्तौड़ का विजय स्तंभ है वहां पे आप जाइए, उसकी कहानी सुनिए, आपको गर्व से भर देगी। तो ये सब हमारे लिए इंस्पिरेशन है। तो इसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? सरकार को दी गई। यही रीजन है कि जब भी आप कभी इन जगहों पे जाते हैं, लाल किला, कुतुब मीनार, ताजमहल, तो आपको कभी भी स्टेट पुलिस वहां पे नहीं मिलती, वहां पे आपको मिलती है CISF, पैरामिलिट्री फोर्स। तो जी हां, यह भी आर्टिकल लागू है, और स्मारकों की और राष्ट्रीय महत्व की चीजों की सुरक्षा खूब अच्छी तरीके से होती है। चाहे कृष्ण का जन्म स्थल हो, चाहे राम का जन्म स्थल हो, चाहे ख्वाजा की नगरी हो, हर जगह आपको CISF मिलेगी। तो 49 सबको समझ में आ गया? अच्छा, इसी को अगर आप लोग फंडामेंटल ड्यूटी में पढ़ें तो क्या लिखा मिलेगा? वहां पे ये नहीं लिखा मिलेगा कि सुरक्षा करो, वो तो सरकार की जिम्मेदारी है ना। वहां पे लिखा मिलेगा गंदा ना करो। घूमने गए इमामबाड़ा, लखनऊ, भूल भुलैया। अब भूल भुलैया हम लोग जाएंगे तो हमारे लिए तो कौतूहल का विषय होगा कि कौन सा रास्ता किधर जाता है, लेकिन जो लोग गलत भावना से जाएंगे उनके लिए तो भूल भुलैया स्वर्ग है।
सोनू संग स्वीटी, घुसे हैं वहीं अंदर ही, प्रेम कहानियां वहीं पे लिखी जा रही। बहुत बुरा लगता है। धरोहरों को सहेज नहीं सकते, धरोहरों को बना नहीं सकते। अरे उन पे ऐसा तो मत कलंकित करो उनको। झांसी के रानी के किले में गए, उसमें खोद खोद के लकड़ी से और कोयले से उसमें बना करके दिल और पूरा उसमें कहानी अपनी लिख दी है। एक बार की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ाता था तो मैं अपने बच्चों को साथ गया था टूर लेकर के बिठूर नाना राव पार्क। और तब नाना राव पार्क का इनॉग्रेशन हुआ था, प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया था कि आइए। तो प्रधानमंत्री आह्वान करें तो हम लोग ना जाए, सबसे पहले पहुंचे। तो एक और तो हम बच्चों को अपना समझाने बुझाने में लगे थे, आधे बच्चे म्यूजियम में, आधे बच्चे पार्क में, सब अपना अच्छे से सीख रहे थे। और तब वो बिठूर महोत्सव भी हुआ करता था उस जमाने में। हेमा मालिनी आई थी डांस करने के लिए, तो बड़ा गर्व से भर जाते थे। और एक भाई साहब और मोहतरमा लगे पेड़ खोदने में, और उस पेड़ को जब देखा ऊपर से नीचे तक तो बड़ा दुख हुआ कि इनका तो यहाँ पे नाम पता दर्ज हो रहा है और इस वृक्ष को कितना कष्ट हो रहा होगा। तो उसको पकड़ा मैंने, और छोटे ही छोटे थे। बड़ा आदमी कौन ये करेगा, जो मेच्योर हो गया होगा वो ये सब थोड़ा ना करेगा। ये दिमाग से जो पशु पक्षी हैं वही तो करेंगे। तो उसको पकड़ा मैंने धराओ, आया वो। और वो लड़की तुरंत वो हम नहीं। अरे तुमसे कौन बात कर रहा है हम नहीं। उसको पकड़ा, मैंने कहा ये मूर्ति किसकी है तुम बस बता दो। नाना राव पेशवा लिए तलवार शान से खड़े। मैंने ये कौन है? अब वो सर मन तो हुआ उसको बहुत मारे, लेकिन अब क्या बताएं। मैंने कौन से पार्क में आया घूमने के लिए? तो उसने कहा सर नाना राव पार्क में। मूर्ति किसकी है? नहीं पता। ये स्थिति है। तो कम से कम जा रहे हो तो इतनी तो समझ रखो कि यार जिस पार्क में उसी की तो मूर्ति होगी, नाना राव पेशवा की मूर्ति होगी? नहीं पता। खोदे पड़े चिंटू संग किक्की और टिक्की। बहुत गुस्सा आती है। जब भी आप कभी ट्रेन में जाएंगे तो ट्रेन में भी आपको यही, अब ट्रेन में हमारी धरोहर है। ट्रेन कोई आपकी बाइक नहीं है जो 10 साल में रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा। ट्रेन भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ट्रेनें आज तक चल रही हैं, वो भी हमारी धरोहर है। जाइए ट्रेन के वॉशरूम में, एक से एक आशिक आपको मिल जाएंगे। बताइए ये कोई तरीका होता है? मतलब आप पढ़े लिखे हैं, आप अनपढ़ हैं, इस बात से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मेरा वास्ता सिर्फ इस बात से है कि आप मनुष्य हैं कि पशु पक्षी हैं। क्या करना है, कैसे करना है, किसके साथ करना है, ये पशुओं को नहीं पता होता है, मनुष्यों को पता होता है। वहां लिखा है, किसी का नंबर ही लिखा है जबरदस्ती में। कोई शरीफ लड़की, किसी का नंबर अगर आप ट्रेन के वॉशरूम में लिखा हो, उसके पास मान लीजिए अगर किसी ने कॉल कर भी दी तो कैसा, मतलब उसको बाई कैरेक्टर क्या फील आएगी? और गंदे गंदे मैसेजेस। जब मैं पढ़ता था कॉलेज के दिनों में और बसों में यात्रा करता था, तो एक बार की घटना है, बस में बैठा और अक्सर देखा करता था कि एक बूढ़ी महिला बस की सीट पर यात्रा करती है। वो कोई सरकारी कर्मचारी थी और जिस सीट पर बैठती है वो सीट कहीं ना कहीं से फटी होती है। वो देख करके बैठती थी कौन सी सीट फटी है। और जब बस चालू हो जाती थी तो वो अपने बैग से निकालती थी मोटा धागा और सुई, और बैठे बैठे वो सीट सिला करती थी। और जब उसका स्टॉप आ जाता था वो सुई धागा बैग में और चल देती थी। एक दिन कौतूहल में उससे पूछा कि मैडम आप ये क्या करती हैं? तो बोली बेटा बैठ के ही तो जाना है उतनी दूर, कुछ अच्छा काम कर देंगे तो टाइम पास भी हो जाएगा और सरकारी संपत्ति की सुरक्षा भी हो जाएगी। उसके इस जवाब ने पसीना ला दिया माथे पे। ऐसे भी लोग हैं इस धरती पे जो इस लेवल की सोच रखते हैं। 3-4 लोगों ने मेरे साथ उसके पांव छुए तो उसने मेरे कंधे पे हाथ रखा और बोली तुम जेब में रबड़ रखा करो, सिल तो नहीं पाओगे, ये औरतों का काम है। बोली तुम जेब में रबड़ रखा करो।
जब कहीं पे गंदा मैसेज लिखा देखना तो मिटा देना। कई सालों तक मैं अपनी जेब में रबड़ लेके घूमता था, क्योंकि तब ट्रेनों में भी बहुत यात्रा करता था। ट्रेन के वॉशरूम्स में वो जो लंबी सी एक रबड़ आती थी पहले, आज से कई 10-15 साल पहले, एक तरफ ब्लैक एक तरफ व्हाइट होती थी, मिटा दिया करता था। ये दीज आर द स्मॉल स्टेप्स विच कैन मेक योर नेशन ग्रेट। बार बार यही बात निकल के आती है कि कोई भी राष्ट्र महान नहीं होता, उसको बनाना पड़ता है। जब देश के ऊपर मुसीबत आती है तो सब लोगों को साथ खड़े रहना पड़ता है, लेकिन जब आप अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपने दोस्तों को ये छोटी छोटी सी चीजें बताएंगे कि आप ऐसे भी अपने देश की सेवा कर सकते हैं, तब उस दिन जाकर के ये आर्टिकल नंबर 49 स्वार्थ होगा। ये 2 तरीके बताए आपको, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 10वें तरीके आप खुद खोजिए कि वो स्मॉल स्टेप कौन सा हो सकता है। रबर रख के चल सकते हैं, सुई धागा लेके लड़कियां चल सकती हैं, और क्या कर सकते हैं सोचिए। तो 49 क्लियर। अब बारी आती है 50 की, सेकंड लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे। 50, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, पीसीएस प्री में कई बार पूछा गया है। कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। जैसा कि 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी वाले लेक्चर में आप लोग पढ़ चुके हैं कि लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, इनमें सामंजस्य तो होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन तो होना चाहिए, लेकिन इनको एक ऑटोनॉमस स्टेटस भी होना चाहिए। लेकिन लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेचर। कहीं ना कहीं यह चीज मैं आपको क्लियर कर चुका हूं, लेकिन जुडिशरी में तो ऐसा नहीं है ना। अगर यह बात ऐसे नहीं समझ में आ रही तो दूसरे तरीके से समझिए। कल्पना करिए कि एक मंत्री जी हैं जो बहुत बड़े वकील हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे देश के पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद बहुत बड़े वकील भी हैं। तो ऐसा कोई मंत्री जब मंत्री पद की शपथ ले और मंत्री रहते वो चुनाव, वो मुकदमे भी लड़े, और कोई हियरिंग सुप्रीम कोर्ट में पड़े तो सुप्रीम कोर्ट जाए, तो जज साहब जब फैसला लिख रहे होंगे या जज साहब जब सुनवाई कर रहे होंगे और अपने सामने एज ए वकील वो देखेंगे मंत्री को, वो भी कानून मंत्री को, तो क्या उनके फैसले पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ना पड़े बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या एक मंत्री का रुतबा एक जज के डिसीजन को इंपैक्ट नहीं कर सकता, ऑल्टर नहीं कर सकता, इंटरप्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल कर सकता है। इसीलिए आर्टिकल 50 में ऐसी व्यवस्था करी गई कि न्यायपालिका और कार्यपालिका को कभी भी मर्ज नहीं होना चाहिए, अलग अलग रहना चाहिए, नहीं तो खत्म डेमोक्रेसी। फिर किस बात की डेमोक्रेसी? क्या यह आर्टिकल लागू है? नहीं, इसको लेकर के ऐसा कोई कानून नहीं है। समस्या बहुत गंभीर गंभीर समस्याएं हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई सरकार सत्ता में आती है तो आधा विपक्ष जेल में चला जाता है। क्यों चला जाता है? इसी वजह से तो चला जाता है कि जो ऑपोजिशन है उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाओ, केस खुलवाओ, जेल भेजो। तो इसको लेकर के क्या कोई भी सरकार कभी कानून बनाना चाहेगी? अपने ही पर काटना कौन चाहेगा? लेकिन इसका एक संवैधानिक समाधान है, कॉन्स्टिट्यूशनल इसका सॉल्यूशन है। वो सॉल्यूशन ये है कि बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन या बीइंग अ मिनिस्टर, यू कैन नॉट प्रैक्टिस एज एडवोकेट। जिस दिन आप मंत्री पद की शपथ लें, ठीक उसी दिन
आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाना चाहिए। बस यही एकलौता समाधान है अनुच्छेद 50 का। या तो मंत्री ही रह लो या तो वकील ही रह लो, और मंत्री जिस दिन नहीं रहोगे वो फिर वहां से बहाल हो जाएगा। ये एकदम करेक्ट सॉल्यूशन है। इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा, लेकिन बात आपको समझ में आ गई होगी। क्लियर हो गया? अब चलते हैं हम लास्ट आर्टिकल की तरफ, 51। जिस किसी भी बच्चे को किसी स्पेसिफिक आर्टिकल के ऊपर अगर कुछ डिस्कशन करना हो तो आप मुझे लिखिए, आप मुझे बताइए, मैं उसके ऊपर कोई अलग लेक्चर भी तैयार कर सकता हूं, कोई चिंता की बात नहीं है। आर्टिकल 51, द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य की होगी। द ड्यूटी ऑफ स्टेट टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जहां तक मेरी समझ है, हो सकता है मैं गलत भी हूं, लेकिन 99% मैं गलत नहीं हूं। पूरे संविधान के अंदर एकलौता अनुच्छेद है जिसमें लिखा हुआ है इंटरनेशनल। और जब भी किसी आर्टिकल में आपको इंटरनेशनल लिखा मिल जाए तो इसका मतलब इट डील्स विद द फॉरेन पॉलिसी। सो आर्टिकल 51 इज रिलेटेड टू द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। भारत की विदेश नीति से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? यह क्वेश्चन दर्जनों बार पूछा गया। एक जवाब 51, फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया 51। क्लियर? क्या है फॉरेन पॉलिसी? टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस, हर संभव प्रयास करना कि अंतरराष्ट्रीय शांति बनी रहे। सबको समझाना कि भैया शांत रहो, शांत रहो, शांत रहो। और अगर शांति ना बने, कोई जबरदस्ती घुसाए, नहीं मारेंगे, तो जब अटैक हो जाएगा देन सिक्योरिटी। अटैक कहीं नहीं लिखा, भारत की विदेश नीति में हमला करना कहीं नहीं लिखा, भारत की विदेश नीति में युद्ध कहीं नहीं लिखा। इसीलिए हम बुद्ध के देश कहे जाते हैं। बुद्ध का मतलब नो युद्ध। जहां बुद्ध वहां युद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए भारत की विदेश नीति बुद्ध को समर्पित है, टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। यही चीज हमारे साहित्य कहते हैं, अहिंसा परमो धर्मः, टू मेंटेन द इंटरनेशनल पीस, धर्मैव हिंसा तथैव च एंड सिक्योरिटी। धर्म पे बात आ गई तो फिर हिंसा की चिंता मत करो, उसी को कहा सुरक्षा। और अहिंसा परमो धर्म, इसको कहा इंटरनेशनल पीस। आगे बात समझ में? तो भारत की विदेश नीति के ये दो मूल तत्व हैं कि कभी भी युद्ध ना करना, और अगर जबरदस्ती आपके विरुद्ध युद्ध छेड़ा जाए तो शांति की बात करना और साथ ही साथ अपनी सुरक्षा करना। यही कारण है कि भारत विश्व का एकमात्र देश है जिसने कभी युद्ध नहीं किया। जब भी हुआ हमारे ऊपर युद्ध आरोपित किया गया, हमारे ऊपर आक्रमण हुआ। अब अगर इसी फॉरेन पॉलिसी को आप इन डिटेल पढ़ें, जो कि अभी नहीं, डिस्कशन का अभी टाइम नहीं है मेरे पास, अगर इसको इन डिटेल पढ़ें तो यहीं पर निकलते हैं पंचशील सिद्धांत। भारत की विदेश नीति पंचशील सिद्धांतों पर आधारित है। अब ये पंचशील सिद्धांत क्या है, इसके लिए एक अलग वीडियो लेक्चर भी अवेलेबल है जो आप लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री में जाकर के देख सकते हैं। तो इसलिए ये डिस्कशन मैं यहां पे समाप्त कर रहा हूं। गुट निरपेक्ष आंदोलन नैम के नाम से वीडियो लेक्चर है, आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से पार्ट नंबर 4 की चर्चा समाप्त होती है। हम लोग पढ़ रहे थे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर आते हैं आर्टिकल नंबर 36 से लेकर के 51 तक। क्लियर? कोई डाउट या डिस्प्यूट है तो आप डिस्कस कर सकते हैं।